बहुत लोगों का जो संपत्ति आप देखे होंगे वो संपत्ति माँ के नाम रहता है, और अगर माँ के नाम की संपत्ति को कोई बेटा चाह रहा है कि अपने नाम अब करा लें, अब इसमें बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं कि माँ के नाम संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है माँ के नाम है। अब बेटा अपने नाम कराना चाह रहा है तो वहाँ पे जो उनके पिता हैं वो भी जीवित हैं और जो है माँ है वो भी जीवित है। ये पहला कंडीशन है कि दोनों हैं प्रेजेंट में अभी, तो क्या हो सकता है। दूसरा ये सवाल है कि माँ जो है अब नहीं है, लेकिन पिता जो हैं वो हैं, है ना, पिता जो हैं अभी हैं, माँ नहीं है। दोनों हैं या इसमें से कोई एक नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि माँ के नाम संपत्ति है ना, और यहाँ पे माँ है लेकिन पिता नहीं है। तो जिसके नाम से संपत्ति है, देखें यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है। यहाँ इससे तो क्या फर्क पड़ने वाला है कि माँ के नाम संपत्ति है और पिता अब नहीं है किसी कारण बस इस दुनिया में, तो आप समझ लें कि जो माँ के नाम संपत्ति है वो उस पे पूरा अधिकार माँ का होता है, और माँ के जीवित रहते कोई उस पे अपना दावा पेश नहीं कर सकता। मतलब अगर माँ जीवित है तो कोई भी अगर ऐसा कहेगा कि हम उस पे दावा पेश करेंगे, हम वो संपत्ति में अपना मेरा हिस्सा होगा, हम उनके बेटे हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो ऐसा किसी प्रकार का कोई अधिकार किसी का नहीं चलने वाला है। तो ये नियम है। अब है कि माँ को संपत्ति कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, चलिए उसको भी समझते हैं कि माँ का जो संपत्ति है वो, माँ का भी जो संपत्ति है वो उनके पिता से भी प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि उनके जो पिता हैं उनको माँ को संपत्ति मिला होगा या उनको अपना परिवार में हिस्सा मिला होगा। माँ का जो संपत्ति है वो पति के द्वारा प्राप्त होगा, है ना, पति के द्वारा। माँ का जो संपत्ति है वो माँ खुद से खरीदे, है ना, खरीदे हैं। यही सब हो सकता है, या तो उनको अपने जो मायके हैं वहां से मिला होगा, या पति के द्वारा जो है खरीदा गया होगा, या माँ खुद से खरीदे हैं। इस प्रकार का माँ का संपत्ति होता है। अब माँ को जो संपत्ति पिता से प्राप्त हुआ, अगर उस संपत्ति की बात करें तो इस पे जब तक माँ जीवित है तब तक किसी भी बेटे कोई अधिकार नहीं होगा। माँ देखें, माँ अगर चाहे तो अधिकार होगा, लेकिन आप अपना दावा पेश करके कभी अधिकार नहीं जता सकते हैं, इसलिए कि माँ स्वतंत्र है वो संपत्ति किसी को भी देने के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि माँ मान लेते हैं कि किसको दे दे, हो सकता है किसी अपनी पुत्री को दे दे या अपने किसी एक बेटे को दे दे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके माँ के नाम की संपत्ति है, वो संपत्ति उनको अपने पिता से प्राप्त है, तो आप कभी दावा पेश नहीं करें कि उसमें, इसलिए कि अगर माँ वो किसी को दे देती है संपत्ति ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब अगर माँ के नाम जो है वो संपत्ति है उनको अपने पति से भी प्राप्त है, तो भी कोई भी बेटा और बेटी अधिकार की बात नहीं कर सकता है अगर पति से भी प्राप्त है तो अगर मान लेते हैं पिता से मिला तो भी बेटा बेटी का अधिकार नहीं था, जीवित में तो नहीं कर सकता, और अगर पति से मिला तो भी अधिकार का दावा कोई भी माँ के जीवित रहते नहीं कर सकता। दोनों केस में अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तो उस संपत्ति के जो उत्तराधिकारी होते हैं, अब यहां पे देखें सबसे पहले कि अगर माँ जो है को संपत्ति पति के द्वारा प्राप्त है और माँ की मृत्यु हो जाती है, तो उस संपत्ति के पहले जो एक तरह से उत्तराधिकारी होंगे वो उनके पति होंगे। लेकिन अगर माँ की संपत्ति जो है वो उनके एक तरह से पिता से प्राप्त है, तो उसके उत्तराधिकारी जो होंगे वो उसके वंशज होंगे, है ना। यानी इसलिए कि आपका जो संपत्ति में हक हुआ आपके नाना की संपत्ति में हक हुआ।
अब सवाल यहाँ पे उठता है कि माँ ने संपत्ति को खुद से खरीदा, जो भी संपत्ति है वो माँ खुद से खरीदे हैं। तो यहाँ माँ जैसे संजना सिंह है, पति राजेश सिंह है, पुत्र जो है वो संजय सिंह, अनीता कुमारी पुत्री है, विनोद सिंह है। तो अब ये जो है संजना सिंह जो है खुद से खरीदी है ना, खुद से खरीदी है। तो इस पे किसी का अधिकार नहीं होगा, किसी का अधिकार नहीं होगा। अगर मान लेते हैं संजना सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि अगर किसी प्रकार का वसीयत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो संजना सिंह के, अब यहाँ पे अगर जो किसी को नॉमिनी अगर बनाया होगा, हो सकता है पति को, तो पति उसके जो है उत्तराधिकारी होंगे, नहीं तो बच्चे हैं वो इसके उत्तराधिकारी होंगे। यानी संजय सिंह, अनीता कुमारी और विनोद सिंह का इसमें जो है पूरा पूरा शेयर होगा। तो अब है सवाल कि जो माँ के नाम संपत्ति है तो बेटा अपने नाम कैसे करे। तो आप तो ये समझ गए होंगे कि अगर माँ जो है यहाँ पर अभी, या यहाँ पे संजना सिंह जो है माता है, संजना सिंह है, अब ये इस दुनिया में है, या संजना सिंह जो है अब इस दुनिया में नहीं है ना, नहीं है। अब सबसे पहले चलते हैं कि अगर हैं तो क्या होगा। अगर हैं तो जो बेटे हैं संजय सिंह, अनीता कुमारी और विनोद सिंह, सारा अपना दस्तावेज जो है यहाँ पर तैयार करवाएंगे, ठीक है। तैयार करने के बाद जो है उनका सिग्नेचर होगा, जो उसके बाद जो इनके एक तरह से जो गवाह हैं, गवाह का भी सिग्नेचर यहाँ पे होगा, और साथ साथ यहाँ पे माता का जो है वो एनओसी भी होगा। मतलब कि माँ इस बात से सहमत है कि वो अपने स्वेच्छा से संपत्ति बच्चे के नाम ट्रांसफर कर रहा है, उनको किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं है, तब ये संभव है। अब अगर माँ इस एनओसी को देने से इनकार करे ना, तो फिर आप माँ की संपत्ति को ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। लेकिन अगर माँ जीवित नहीं है, ठीक है, माँ जीवित नहीं है, और फिर कागजात तो फिर जो है यहाँ पे बच्चों के द्वारा तैयार होगा, संजय सिंह, अनीता कुमारी और विनोद सिंह। बहुत के मन में सवाल होता होगा कि अगर ये अनीता कुमारी है तो उनको अगर हम यहाँ पर इस दस्तावेज में शामिल नहीं करें, जो कि पुत्री है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो अनीता कुमारी है उससे भी आपको एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप इलीगल वे से काम करवा लेते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जुगाड़ लगा के काम करवा लेते हैं, एनओसी नहीं लेते हैं, उनका काम भी हो जाता है, तो अनीता कुमारी के द्वारा कभी भी जीवन में उसको रद्द कराया जा सकता है। मतलब अनीता कुमारी अगर कभी भी आगे चल के भी चाहेंगे कि हम इसको जो है कैंसिल करवा लें, इसलिए कि इसमें गलत तरीके से मेरा हक नहीं दिया गया है, तो वो कभी भी उसको कैंसिल करवा सकते हैं। अब है कि संजना सिंह जो है, इनकी अगर मृत्यु हो गई है, तब उनके जो वंशज हैं अगर वो दस्तावेज तैयार कराएंगे तो उनका यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ एक वंशावली होगा। गार्जियन के रूप में अगर जो है यहाँ पर इनके पति हैं, यानी जो ये बच्चे हैं उनके पिता हैं, वो अगर मौजूद हैं तो उनका सिग्नेचर होगा, अन्यथा जो है उनके पति का भी आप मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी राजेश सिंह का भी मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। गवाह का सिग्नेचर होगा। वंशावली के हिसाब से इसको जो है दस्तावेज को अप्लाई किया जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आपके राज्य में नियम है। स्टाम्प ड्यूटी कॉस्ट जो होगा वो 1000 डिपेंड करता है कि आपके राज्य में जो है कितना का अभी राज्य सरकार के द्वारा लागू है। हर राज्य में आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है स्टाम्प ड्यूटी का मिलेगा, वैल्यूएशन का, तो आप अपने राज्य में पता कर सकते हैं। आपको किसी वकील के द्वारा या किसी जो राजस्व के कार्यालय है उसके कर्मचारी पटवारी के द्वारा जो है इसको पता करवा सकते हैं। और उसके बाद है वहाँ पे प्रक्रिया ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये भी आप पता करवा सकते हैं।
अप्लाई करने के बाद जो राजस्व के अधिकारी वो वेरीफाई करते हैं इस दस्तावेज को, और आपका संपत्ति जो है अब माँ के नाम से ट्रांसफर होके आपके नाम पे चला आता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।